डोनाल्ड लू अमेरिकी सरकार में दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों के सहायक सचिव। 10 दिन पहले उनका एक बयान खबरों में था। 22 अप्रैल को उन्होंने भारत की प्रेस की तारीफ की थी और कहा था कि भारत एक लोकतंत्र है क्योंकि भारत के पास एक स्वतंत्र प्रेस है जो असल में काम करती है। आज एक और बयान आया है। पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, पक्षपाती मीडिया और मीडिया संस्थानों का स्वामित्व मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जाना यही दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी संकट में है। किसने कहा ये? एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने, जिसका मकसद है समाचार और सूचना की आज़ादी के अधिकार को बढ़ावा देना। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 आ गया है। इसमें भारत की रैंकिंग है 161 कितने में? 180 देशों में। पिछले साल भारत 150वें स्थान पर था। उससे पिछले साल यानी 2021 में 142वें स्थान पर था। थोड़ा और आप पीछे जाएंगे तो 2012 में 131वें स्थान पर था और 2002 में जिस साल इस इंडेक्स का उद्घाटन हुआ, ये इंडेक्स आना शुरू हुआ, उस साल भारत 80वें स्थान पर था। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रेस की आज़ादी में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। क्या है इसके पीछे की वजह? कौन बनाता है ये इंडेक्स और कैसे तैयार होती है रैंकिंग और क्या है इस रिपोर्ट के बारे में विशेषज्ञों की राय, सब जानेंगे आज बड़ी खबर में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था तैयार करती है। शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को आरएसएफ कहते हैं। हमने बताया ही कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसका मकसद मीडिया की आज़ादी को बढ़ावा देना है। इसे यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को ने कंसल्टेटिव स्टेटस दे रखा है। इस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में। आरएसएफ दुनिया भर के 180 देशों में मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर का मूल्यांकन करता है और फिर इसके आधार पर रैंकिंग तैयार करता है। इसी तरह इन 180 देशों में पत्रकारों और मीडिया को मिलने वाली स्वतंत्रता के स्तर की तुलना हो जाती है। आरएसएफ के मुताबिक प्रेस की आज़ादी का मतलब किसी राजनैतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहते हुए और बिना किसी शारीरिक या मानसिक खतरे के पत्रकारों का इंडिविजुअल या सामूहिक रूप से सार्वजनिक हित में खबरों को सिलेक्ट करना, प्रोड्यूस करना और प्रसार करना। उन्होंने डिफाइन भी किया है अपने तरह से कि फ्री प्रेस क्या है। ये रिपोर्ट किन आधारों पर तैयार होती है, हम इस पर आए। इससे पहले ये बता देते हैं कि इस संगठन ने भारत की प्रेस की स्थिति पर क्या क्या टिप्पणियां की। आरएसएफ ने कहा है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के राज में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है क्योंकि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, मीडिया राजनीतिक पक्षपात में हिस्सा ले रहा है और मीडिया समूहों का स्वामित्व मुट्ठी भर लोगों के पास आ गया है। आरएसएफ ने कहा है कि भारतीय प्रेस एक वक्त प्रोग्रेसिव थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीजें बदली जब भारतीय जनता पार्टी और मीडिया में दबदबा रखने वालों के बीच करीबी आई। भारत में जो पत्रकार सरकार की बहुत आलोचना करते हैं उन पर प्रधानमंत्री के समर्थक लगातार हमलावर रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है लीगल फ्रेमवर्क। आरएसएफ ने कहा है कि थ्योरी में तो भारतीय कानून प्रोटेक्टिव है, लेकिन मानहानि, राष्ट्रद्रोह, अदालत की अवमानना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप सरकार की ओर से अक्सर भारतीय पत्रकारों पर लगाए जाते हैं और इन्हें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों को कवर करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को अक्सर गिरफ्तार किया जाता है और कभी कभी मनमाने ढंग से हिरासत में भी लिया जाता है। आर्थिक संदर्भ में आरएसएफ का कहना है कि बड़े पैमाने पर भारतीय मीडिया स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों के विज्ञापनों पर निर्भर है। अक्सर बिजनेस और एडिटोरियल पॉलिसी के बीच एक निश्चित सीमा का अभाव होता है। एक चर्च एंड स्टेट की तरह डिवीजन नहीं है और व्यावसायिक ज़रूरतों के हिसाब से खबरें एडजस्ट की जाती हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर सरकारें अपना नैरेटिव थोप सकती हैं। सोशियो इकोनॉमिक संदर्भ में आरएसएफ के मुताबिक भारतीय समाज की विशाल डाइवर्सिटी मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है। अधिकतर पदों पर कथित ऊंची जाति के हिंदू पुरुष पत्रकारिता में है। जब कोविड-19 संकट चरम पर था तो कुछ टीवी एंकर्स ने इसके लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोषी बताया, लेकिन यही मीडिया वैकल्पिक उदाहरणों से समृद्ध भी है। एक उदाहरण उन्होंने खबर लहरिया का दिया है। सुरक्षा के लिहाज से आरएसएफ ने भारत को मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया। आरएसएफ का कहना है कि हर साल औसतन 3 या 4 पत्रकारों को उनके काम के चलते मार दिया जाता है। पत्रकारों को सभी प्रकार की शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसमें पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने वाली हिंसा, आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों के द्वारा भी की जाने वाली हिंसा शामिल है। सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी पत्रकारों, खासतौर पर महिला पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। आरएसएफ
आरएसएफ ने कश्मीर में भी स्थिति को चिंताजनक बताया है और कहा है कि सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर पत्रकारों को परेशान किया जाता है। ये हुई टिप्पणियां और आपने सुना ही कि ये सरकार के लिए तल्ख टिप्पणियां हैं। बुलेटिन के लिखे जाने तक तो सरकार की कोई टिप्पणी आई नहीं थी, लेकिन इससे पहले सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को खारिज किया है। पूर्व में सरकार कह चुकी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग और निष्कर्षों से वो सहमत नहीं है। इससे पहले कि इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जाए, ये जान लेते हैं कि ये कैसे तय होता है कि किस देश की प्रेस कितनी आज़ाद है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार करने के लिए आरएसएफ ने 5 कैटेगरीज बनाई है। पहला पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा लीगल फ्रेमवर्क, तीसरा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, चौथा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और पांचवा सेफ्टी। इन्हीं 5 चीजों पर एक क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली तैयार की जाती है। इन्हीं 5 कैटेगरीज पर ऊपर वाली टिप्पणियां भी आई थी। इसके साथ साथ इसमें 2 चीज़ें और होती हैं। पहला, मीडिया और पत्रकारों से उनके काम की वजह से होने वाला दुर्व्यवहार। दूसरा, आरएसएफ क्वेश्चनेयर पर प्रेस फ्रीडम से जुड़े विशेषज्ञों, मसलन पत्रकार, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उस क्षेत्र या देश में स्थिति का विश्लेषण। आप पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चनेयर में किस तरह के सवाल होते हैं। हम कुछ आपको मिसाल दे देते हैं। एडिटोरियल बोर्ड में सरकार का कितना इन्फ्लुएंस होता है, लाइसेंस प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है, सरकार के लिए किसी पत्रकार का डिसमिसल कितना आसान है, नौकरी खाना, क्या सभी तरह के पॉलिटिकल व्यूज को मीडिया में जगह मिलती है, क्या ऑनर्स या पॉलिटिकल अथॉरिटीज के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से एडिटोरियल बोर्ड सार्वजनिक रूप से अपनी ओपिनियन दे सकता है, क्या कोर्ट या अथॉरिटीज के ऑर्डर पर डिजिटल मीडिया को जर्नलिस्टिक कंटेंट सेंसर करना पड़ता है जो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उलट है। ये सवाल कुछ नमूने थे। इस तरह के 117 सवाल 5 कैटेगरीज में पूछे जाते हैं। आप समझ ही पा रहे होंगे कि इन सवालों का जवाब सब्जेक्टिव होगा, यानी व्यक्तिपरक। अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, होंगे ही, और धारणाएं भी होंगी। तो इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है। इसके अलावा एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है पत्रकारों के खिलाफ उनके काम के संबंध में और मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ हिंसाओं के आंकड़ों का। इन्हीं दोनों समीक्षाओं के आधार पर 0 से 100 के बीच हर देश को एक स्कोर दिया जाता है और इस आधार पर रैंकिंग तय होती है। यह तो उनका तरीका है, लेकिन प्रेस की आज़ादी है क्या? एक व्यक्ति अखबार छाप पा रहा है या डिजिटल इंडिया की भाषा में कहें तो एक पोर्टल चला पा रहा है? क्या बस इतना कर पाना ही प्रेस की आज़ादी मान लिया जाएगा कि आप आर्टिकल लिख सकते हैं? ये जानने के लिए हमने बात की मीडिया क्रिटिक्स से। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। प्रेस की आजादी दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी का विस्तार है और प्रेस की आजादी का अर्थ कई मामलों में, जैसे आप याद करिए जॉर्ज ऑरवेल, जाने माने पत्रकार, उपन्यासकार, उनका ये कहना था कि प्रेस की आजादी का अर्थ यह है कि आपको वो छापने का अधिकार हो, वो लिखने का अधिकार हो, बताने का अधिकार हो जिसको कोई सुनना न चाहता, या जिसमें एक तरह से क्रिटिसाइज करने का और लोगों के सामने सच्चाई को सामने लाने का अधिकार। तो जो प्रेस की आजादी है वो दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है, और अभिव्यक्ति एक बहुत ही व्यापक कहिए कि शब्द है जिसमें हमारी हर तरह की अभिव्यक्तियां, चाहे वो कविता हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो नृत्य हो, जितने तरह की मनुष्य की अभिव्यक्तियां हैं वो सभी अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आती हैं। दूसरा, दुनिया भर के संविधानों में, भारत के संविधान में उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन दुनिया भर के संविधानों में, खास करके जो लोकतांत्रिक लिबरल देश हैं, उनके संविधानों में ये उन नागरिकों का अधिकार है जो जिन्हें सूचना की जरूरत है, उस सूचना की जरूरत है जिसके आधार पर वो अपने रोजाना के और अपने सरकार के बारे में, अपने समाज के बारे में बहुत सारे फैसले करते हैं, बहुत सारे उनके जो लोकतांत्रिक इच्छाएं व्यक्त होती हैं। तो ये सब अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है, और प्रेस की आजादी दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी का ही विस्तार है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रेस की आजादी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की कई बार व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि प्रेस की आजादी दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी का ही विस्तार है। आजादी का मतलब ये है कि इस जिसे बोले व्यवसाय से जुड़े हुए लोग समाचार संकलन के लिए वो जगह, वो देश, वो स्थान, वो कितना कोऑपरेटिव उनके लिए, जहां पर सूचनाएं
देने में समस्याएं ना पैदा की जाएं, समस्याएं लेने में अनावश्यक अड़चने ना पैदा की जाए। और ये इसका प्रेस की आजादी का मतलब ये है। और उसके अलावा जब आप अपनी बात इस सार्वजनिक रूप से रख रहे हो, तो आपको इस बात का भय ना हो कि इसके बदले में आपको अदालत में घसीटा जा सकता है, या किसी तरीके की जो जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके आपको परेशान। बात इस रिपोर्ट की, अब अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए, तो हम इस रिपोर्ट को कैसे मान लें जिसकी रिपोर्ट के नक्शे में भारत का नक्शा ही गलत। हमारा जो आधिकारिक नक्शा है जिसमें जम्मू कश्मीर पूरा भारत में है, आप इस रिपोर्ट को खोलें तो आप ये पाएंगे कि उसमें जो है नक्शा जिस नक्शे को हम मानते हैं वो उन्होंने उसको स्थान नहीं दिया। तो हम उस रिपोर्ट को अक्षरशः क्यों मान लें? सवाल एक ये भी। जो भी रिपोर्ट्स आती है ना, वो एक शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो सोशल साइंस में कोई भी शोध अपने आप में ना तो पूर्ण होता और ना अंतिम। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप सैंपल साइज ले रहे हैं, आपका सैंपल साइज कितना एक्यूरेट है। भारत जैसे विशाल देश में जो डाइवर्सिटी है, ये आप उसी तरीके का मामला ले लीजिए कि आपने जो है कुछ हजार घरों में टीआरपी मीटर लगा करके आपने टीआरपी निकाल दी, जिसमें जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है या नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। बाद में फिर उसको चेंज किया गया, लेकिन भारत की जो आबादी है उस हिसाब से क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है? और उसके बाद हम ये कहते हैं कि साहब देश जानना चाह रहा है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो तथ्य है। दूसरी बात ये है कि इन रिपोर्ट्स को जो बना रहे हैं ये कौन से संगठन हैं? अगेन एक जो मामला ये है कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। इंटरनेट की इस दुनिया में या वैसे भी वित्त का एक बड़ा मामला है और समाज सेवा कोई नहीं कर रहा है। तो क्या इन रिपोर्ट्स पर आंख मूंद करके हम यूं ही भरोसा कर लें? मीडिया वन चैनल के लाइसेंस रिन्यूअल की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य के कामकाज के लिए एक आजाद प्रेस चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका अहम है। राज्य काम कैसा कर रहा है, प्रेस इस पर रोशनी डालती है। प्रेस का कर्तव्य है कि वो सच बोले और नागरिकों के सामने तथ्य रखे ताकि लोकतंत्र सही दिशा में चल सके। प्रेस की आज़ादी पर अगर प्रतिबंध लग जाए तो नागरिक एक ही तरह से सोचने लगेंगे, और अगर समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर एक ही तरह की विचारधारा रखने लगे तो इससे प्रजातंत्र को गंभीर खतरे पैदा होंगे। हमने जिन एक्सपर्ट से बात की वो मीडिया स्टडीज़ के प्रोफेसर भी हैं, पत्रकारिता पढ़ाते हैं। हमने उनसे पूछा कि जब आप इंडेक्स में अपने देश की ऐसी स्थिति देखते हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, और वो आरएसएफ की इन टिप्पणियों पर क्या सोचते हैं। देखिए, मैं इसको इस अर्थ में देखता हूं, ये चिंता की बात है। और निश्चित तौर पर दुनिया भर में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की आजादी और व्यापक तौर पर कहिए तो अभिव्यक्ति की आजादी एक तरह से संकुचित हो रही है, उस पर हमले बढ़ रहे हैं। एक तरह से आप कहिए तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया इस समय एक लोकतांत्रिक मंदी के दौर से, डेमोक्रेटिक रिसेशन के दौर से गुजर रही है। और जो लोकतांत्रिक मंदी है उसका एक अभिव्यक्ति हमारी प्रेस की आजादी की के सीमित होने में है। तो प्रेस की आजादी सीमित होने के कई रूप हो सकते हैं। देखिए, प्रेस की आजादी के सीमित होने का एक रूप यह भी हो सकता है कि भारत के संविधान में और भारत के कानून में जो अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े हुए कानून है, वो ज्यादातर कानून क्रिमिनल लॉ है। अब जैसे देखिए कि डिफेमेशन का जो कानून है वो सिविल कानून भी है और क्रिमिनल कानून भी है। ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। दुनिया के ज्यादातर देशों में जहां से हमने इसको लिया वहां ये खत्म हो चुका है कि ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो क्रिमिनल डिफेंस नहीं है, डिफेमेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत में भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी अंततः हमारे कल्चरल जो कंटूर्स हैं उनसे भी व्याख्यायित होती है, सामाजिक नियमों से भी व्याख्यायित होती है, केवल संविधान से ही नहीं। अब अगर इस देश में जो धार्मिक फॉल्ट लाइंस हैं उसके कारण बात बात पर जिस तरह से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो उसमें प्रेस की आजादी आप सबसे पहला उसका शिकार होती है। आप देखिए कि जितने तरह की भावनाएं यहाँ पर इस देश में आहत हो रही हैं लोगों की, तो वो अपने आप में प्रेस की आजादी को संकुचित कर देती है। तो मुझे जरूर इस बात की चिंता है कि एक ऐसे देश में जहां कबीर ने ऐसी बातें कही
हमारे भक्ति कवियों को देखिए कि जिस तरह की बातें लिखी, साहित्य में आज से 30-40 साल पहले जिस तरह की बातें लिखी गई, क्या आज उस तरह की बातें की जा सकती हैं? क्या उसके बिना धर्म सुधार आंदोलन आज चल सकता है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो बताते हैं कि देश में एक तरह का चिलिंग इफेक्ट, मतलब बोलने से पहले लोग कई बार जब सोचने लगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता मानी जाती है अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, प्रेस की आजादी के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस या एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ प्रेस तो फिलहाल एक मिथ है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रेस पर या मीडिया पर युक्त निर्बंधन ना लगाए गए। यानी कि अभी हम एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया नहीं बना पाए हैं जहां पर लोगों को एकदम से फ्रीडम दे दें कि आपके जो मन में आए कहिए, जो मन में आए वो बोलिए, लिखिए, पढ़िए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब आप फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो फ्रीडम किसकी फ्रीडम? फ्रीडम में एक सबसे बड़ा मामला है व्यावसायिकता। यानी कि अगर आप कोई समाचार चैनल या अखबार चला रहे हैं तो आप समाज सेवा नहीं कर, ये एक शुद्ध व्यवसाय है। तो हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब आप इसे एक व्यवसाय के नजरिए से देख रहे हैं तो जैसे दुनिया का कोई और व्यवसाय है, उसमें जो समस्याएं आती हैं वो इसमें भी आती हैं। भारत में दिक्कत वाली बात ये है कि जो हमारा मीडिया है उसकी जो आंतरिक समस्याएं, उन समस्याओं पर कोई बात नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय गलत तरीके से निकाल दिया गया, तो उस पर सारे अखबार रिपोर्ट कर देंगे, चैनल बात कर लेंगे, बहस हो जाएगी, देश जानना चाहेगा। लेकिन अगर किसी मीडिया संस्थान में कोई पत्रकार गलत तरीके से निकाल दिया जाता है, या जैसे हम मजीठिया वेतन आयोग की ही बात करें कि भारत का कौन सा ऐसा अखबार है उसने अक्षरशः जैसा उसका मंतव्य है उसको लागू कर लिया गया, उससे बचने के लिए भले ही 50 तरीके निकाल लिए गए। तो जब आप अंदर से अपने लिए ईमानदार रहेंगे, तब आप दूसरों की तरफ उंगली उठा सकते हैं। दुर्भाग्य से भारत में ऐसा नहीं होता है। पहली अब इस मामले में इन दिनों क्या है कि सरकार अपनी आलोचना को लेके ज्यादा संवेदनशील है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगर आपका कील कांटा दुरुस्त है तो कीजिए आलोचना। सरकार तो आपसे बस इतनी अपेक्षा करती है कि भाई ठीक है, हम अगर ईडी भेज रहे हैं और आपके पास सब कुछ सही है तो ठीक है, हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। पूर्व राजनयिक और राज्यसभा सांसद पवन कुमार वर्मा ने एक वक्त जदयू के नेता भी होते थे। इन्होंने इस पूरे मसले पर एक कॉलम लिखा है। क्या लिखा है उसमें? ये लिखते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धमकाना, उन पर दबाव बनाना, उन्हें दंडित करना, विज्ञापन न देना लोकतंत्र की सीमा रेखा को लांघने वाली गतिविधि कहलाएगी। तो क्या सरकार ने ये सीमा रेखा लांघी है? हाँ और ना दोनों। ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि भारत में स्वतंत्र मीडिया नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस पर अंकुश लगाने की कोशिशें नहीं हुई। हाल के समय में कुछ परेशान कर देने वाले ट्रेंड्स उभरे हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकी। पहला तो यही कि सरकार की किसी भी तरह की आलोचना को तुरंत राष्ट्र विरोधी या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध करार दे दिया जाता है। हालांकि जब भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, अक्सर इनके बरक्स से एक तर्क दिया जाता है कि इनकी मेथोडोलॉजी या तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश इंडेक्स में भारत से ऊपर होते हैं। हालांकि हम इन देशों की स्थिति देख ही रहे हैं। इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आप सुनिए। ब्रॉडली उनका मेथोडोलॉजी ये है कि एक क्वांटिटेटिव टैली ऑफ अब्यूसेस अगेंस्ट मीडिया लेते हैं और दो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन हर देश में बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज। तो एक सर्वे करते हैं ऑफ जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हर सर्वे नेशन में। तो ये भी हो सकता है कि कुछ देशों में अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है या डेटा अवेलेबिलिटी कम है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ कुछ देश ऊपर कुछ देश नीचे जा सकते हैं, मगर इंडिया में प्राइमरी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक फ्रीडम का। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम का थोड़ा रेजोल्यूशन हो पाए, अगर रेट रेगुलेशन, बंडिंग रेगुलेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएं और एफडीआई रिस्ट्रिक्शन हटाए जाएं, तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो सकती है रैंकिंग में। नहीं, It is uncertain to what extent data availability
and data veracity is there in these countries. So reporting कम हो सकती है, जैसे quantitative tally of abuses against media, right? मगर वो tally कैसे कर रहे हैं, कौन सी reporting से कर रहे हैं, वो उसका नहीं पता है, तो it just depends. आज सुप्रीम कोर्ट से एक ज़रूरी खबर और आई, ब्रीफ में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस के रूप में 3 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की। कोलेजियम की सिफारिश से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो जजों का बैकग्राउंड चेक करती है और उसको आगे फॉरवर्ड भी किया जाता है कोर्ट के पास, सरकार के पास। इस केस में एक वकील के नाम पर सुई अटकी थी, फिरदौश फिरोज पूनीवाला। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर उनकी छवि अच्छी है और उनकी ईमानदारी के बारे में कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह पॉइंट आउट किया कि फिरदौश पहले एक वकील के अधीन काम करते थे जिसने प्रेस की आज़ादी पर एक लेख लिखा। लेख में इस तरह की बात थी कि पिछले 5-6 सालों में देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी में कमी आई है। इस रिपोर्ट के बावजूद फिरदौश पूनीवाला की सिफारिश आगे भेजी गई है। लेकिन आप समझिए कि एक वकील किसी और वकील के अधीन काम करता है, उस वकील ने सरकार या राज्य पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी की और यह टिप्पणी उसके प्रमोशन में टोही जा रही है, जूनियर के प्रमोशन में। यह अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि कितनी गुंजाइश है और कितनी गुंजाइश बची है। बहरहाल जितनी भी गुंजाइश बची है उसकी आपको बधाई। अपना अपनों का और अपने लिए सवाल पूछने वालों का भी ख्याल रखिए। खुद भी सवाल पूछते रहिए, सरकार से भी और उनसे भी जिन्होंने सरकार से सवाल पूछते रहने का कॉल लिया है। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी दिन भर की और किन घटनाओं, बयानों और लोगों ने सुर्खियां बनाई, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा शो सुर्खियां। तब तक दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शुभ रात्रि।